हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बैटरी। यानी कि बैटरी के अंदर अपन ने जो फैराडे का जो नियम था वहाँ तक अपन ने पिछले वाली वीडियो के अंदर देख लिया था। यहाँ पे जो बात करेंगे अपन सबसे पहले करेंगे फैराडे के नियम की, यानी फैराडे का नियम क्या है और उसने कौन कौन से नियम दिए थे उसके बारे में। ठीक है गाइस, तो देखिए फैराडे के नियम। फैराडे का नियम यानी कि जो अपना फैराडे का नियम है, वो फैराडे के जो नियम होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? इंडक्शन वाला और इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इंडक्शन वाला फैराडे के नियम के बारे में आप पीछे भी अपन बात कर चुके हैं, जैसे अपने ट्रांसफार्मर, जैसे एसी मोटर, इनके अंदर या कोई अपने पास कोई कुंडली है उसके अंदर भी कौन सा नियम लगता है? इंडक्शन का। यानी कि वहाँ पे अपने इंडक्शन के नियम की बात कर चुके हैं। तो अपन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो है फैराडे का दूसरा नियम। जो दूसरा नियम है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होगा विद्युतिक अपघटन। इलेक्ट्रो बोले तो विद्युत, लाइसिस का मतलब अपघटन, विद्युत का अपघटन का नियम। तो हिंदी में क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? विद्युतिक अपघटन। ठीक है, तो इस नियम के भी दो प्रकार थे। इस नियम के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। यानी फैराडे के विद्युतिक अपघटन का पहला लॉ और सेकंड लॉ। अपन तो पहले लॉ के बारे में बात करेंगे, यानी पहला जो नियम है उसके बारे में अपन अगर बात करेंगे तो देखिए वो नियम क्या बोलता है। अगर करंट का मान स्थिर रखकर देखा जाए, यानी यहाँ पे करंट क्या रहेगी? स्थिर, कांस्टेंट, जिसका मान क्या नहीं होगा? परिवर्तित नहीं होगा। तो जितने समय तक करंट का प्रवाह है इलेक्ट्रोलाइट में से जारी रहेगा, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर से जितनी आप करंट दोगे, यानी करंट का मान क्या रखना है? आपको स्थिर रखना, चेंज नहीं करना। और समय के साथ जारी रहे तो इलेक्ट्रोडों पर से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी जो इलेक्ट्रोडों पर द्रव्यमान यानी जो पदार्थ है वो क्या होगा? उससे छोड़ेगा और अलग हो जाएगा उससे। उसका जो द्रव्यमान है यानी मास का मान करंट और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। तो देखिए अपन कैसे समझ सकते हैं इसको। ये मान के चलिए मेरे पास क्या है? एक जार, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, CuSO4, H2SO4, ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ये एक अम्ल, ये तेजाब होता है जो यहाँ पे अपन प्रयोग कर रहे हैं, जो बैटरियों के अंदर डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर मैंने क्या लगा दी? दो छड़ें। यहाँ पे देखिए मैं जोड़ देता हूँ एक बैटरी। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव सिरा हो गया, ये नेगेटिव सिरा हो गया। यानी कि मैं चार्ज कर रहा हूँ बैटरी को, मैं किसी के द्वारा चार्ज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव सिरा, ये मेरे पास नेगेटिव सिरा। ये पॉजिटिव सिरा जिसके साथ जुड़ा है इसके साथ, इसको तो अपने बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। जिसके साथ नेगेटिव जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ये बात आपको याद रखनी है। जिसके साथ पॉजिटिव सिरा जुड़ा है उसको बोलेंगे एनोड, जिसके साथ नेगेटिव सिरा जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। जब अपन ऐसे लगा देंगे इसको तो मान के चलिए यहाँ पे जो करंट दे रही है बैटरी वो कितनी दे रही है? 2 एम्पियर। इसको आपको चेंज नहीं करना, ये क्या नहीं होगी? परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोला गया? करंट का मान स्थिर रखना चाहिए, यानी जो करंट है आप क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। आई का मान कितना हो गया मेरे पास? 2 एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं जितने समय तक, भाई ये बैटरी जितने समय तक अपन इसको करंट देते रहेंगे, यानी चार्ज की तरफ ये बढ़ती जाएगी, चार्ज होती जाएगी धीरे धीरे। जब तक ये बैटरी चार्ज होगी, मतलब कितना टाइम लगेगा? मैं मान लेता हूँ टाइम लगा इसको 1 घंटा, 1 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान यानी जो आयन्स हो गए, आयन कौन कौन से होंगे यहाँ पे? एक तो हो गए पॉजिटिव वाले, एक हो गए नेगेटिव वाले। ठीक है, इसको बोलते हैं N9, इसको बोलते हैं K9। यानी कि N9 और K9 जो आयन होते हैं अपने पास, पॉजिटिव वाले आयन और नेगेटिव वाले आयन, वो क्या होंगे? विमुक्त होंगे, इसको छोड़ देंगे। और पॉजिटिव वाले आयन तो इधर चले जाएंगे और नेगेटिव वाले आयन इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है साइंस के अनुसार। परंतु अपने ITI के अनुसार क्या मानते हैं अपन, वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाते हैं पॉजिटिव वाले आयन सारे, यहाँ पे आ जाते हैं सारे नेगेटिव वाले आयन। तो आपको यही पता करना है कि पॉजिटिव वाले आयन एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव वाले आयन एक तरफ हो जाते हैं। अब देखिए जब पॉजिटिव वाले आयन इधर आ गए, नेगेटिव वाले आयन इधर आ गए, ये मैं फिजिक्स के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ITI के अनुसार। ठीक है, देखिए ये वही बैटरी आपकी फुल चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। जो यहाँ पे द्रव्यमान विमुक्त हुआ है, यानी H2SO4 क्या हो गया? टूट गया 2 भागों में। मान चलिए मैं क्या ले रहा था यहाँ पे? H2SO4। यहाँ पे H2 है वो किसके अंदर होगा? पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, और जो SO4 है वो क्या होगा? नेगेटिव के अंदर। ये दोनों आयन टूट के विमुक्त यानी टूट के अलग अलग होकर कहाँ पे जमा हो गए? इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर। इनका जो द्रव्यमान होगा यानी वजन,
वजन और द्रव्यमान में वैसे डिफरेंस होता है, पर आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, द्रव्यमान, ना कि वजन। मास एक अलग चीज़ होती है, वजन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। वजन क्या नहीं रहता अपना, स्थिर नहीं रहता। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का मान नगण्य शून्य माना जाता है, और जो वजन होता है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मान के चलिए अपन ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल के अंदर, तो अपना जो वजन होता है वो क्या हो जाता है, कम, परंतु द्रव्यमान क्या रहेगा अपना, मानो 52 kg अगर द्रव्यमान है अपना, तो 52 kg ही रहेगा। इसीलिए डिफरेंस किसके अंदर होता है, द्रव्यमान और वजन के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, आई आ गई, टी आ गई। टी को यहाँ पे आपको याद रखना, टी हमेशा सेकंड में आएगा। जो आपकी SI इकाइयाँ हैं, SI इकाई, सभी का मान उसी SI इकाई के अंदर लिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 3600 सेकेंड हो गई, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला, पैदा होने वाला जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा, किसी समानुपाती होगा, I और T के। यानी करंट का मान स्थिर रखना है, और जो इसका द्रव्यमान का मान करंट और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा, करंट और समय। तो यहाँ पे करंट आ गया, यहाँ पे समय आ गया, इसके क्या कौन समानुपाती हो गया, M, ठीक है। जब ये हटेगा यहाँ से समानुपाती चिन्ह, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो आएगी Z। आप सभी को पता है जब भी अपन कोई समानुपाती का चिन्ह जहाँ पर भी हटाते हैं वहाँ पर क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू। जिस प्रकार अपने कहाँ पे हटाया था, R समानुपाती L/A, तो यहाँ पे क्या हटाया था मैंने, समानुपात का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या आ गया था मेरे पास, रो L/A, रो आ गया था। उसी प्रकार बैटरी के अंदर क्या आ जाएगा, Z। ये Z का जो मान होता है थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, वैसे आपको इसका मान फिक्स मान है, वो आपको याद करना है। कुछ पदार्थों का फिक्स मान दे दिया जाएगा, वो आपको मैं सारणी भी दिखा दूंगा, उसका मान आपको याद करना है। और ये आता कैसे है, Z बराबर होता है E/Q। क्या होता है, Z बराबर E/Q। जो E का मान है वो तो होता है अलग, वो फिक्स रहेगा आपका। जो Q है वो यहाँ पे होगा 1 मोल का 96,500, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है, 96,500, यानी 1 फेरड, ठीक है। तो यहाँ पे 96,000, 1 कूलाम, सॉरी 1 कूलाम बराबर 96,000, 1 फेरड बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। तो 1 फेरड का जो मान होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, और ई का मान रखा जाएगा। ये सारा फिजिक्स के अंदर आता है, आपको इतना हाई लेवल याद नहीं करना, आपको जो याद करना वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे M बराबर ZIT होता है, ठीक है। देखिए Z का पहले मैं करता हूँ, Z को रख लेता हूँ इधर, IT को इधर ले जाता हूँ। Z बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, M/IT, ठीक है। तुम सभी को पता है IT का जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, Q बराबर IT, यानी कि कूलाम आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, IT, Q बराबर IT, करंट और टाइम। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, IT तो है, M/Q भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। M का जो मान यानी मास, द्रव्यमान का जो वजन, द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो क्या होती है मेरे पास, ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राम। कूलाम जो अपना आवेश होता है वो किसके अंदर आता है, कूलाम के अंदर। यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं, कूलाम। तो आपको समझ में आ गया होगा, Z का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ग्राम प्रति कूलाम। या यहाँ पे क्या मेरे पास Q बराबर IT अपन क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पे ग्राम प्रति एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। ये बात थी मेरे पास किसकी, M बराबर ZIT। जो आपका ये वाला पहला वाला लॉ है अपघटन का, वो यहीं तक है, यानी M बराबर ZIT। ये कौन बोलता है, फैराडे बोलता है। फैराडे ने ये बोला है कि अगर मैं बैटरी को चार्ज करता हूँ, अगर इसके अंदर जो करंट बह रही है उसको स्थिर रखकर मैं अगर देखूँ, तो यहाँ पे जो ये आयन आएंगे इनका जो द्रव्यमान होगा वो समय और करंट के समानुपात, दोनों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, M बराबर ZIT। और Z का मान फिक्स रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और IT का जो मान है वो आपके पास क्या है, अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार का क्वेश्चन है आप उसी प्रकार कर सकते हो। अगर I का मान दे दे, T का मान दे दे, M का मान दे दे, Z का मान पूछ ले, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर Q का मान दे दे तो IT की जगह आपको क्या रखना है, Q रखना है, ठीक है। ये था फैराडे का पहला नियम, किसका, विद्युतीय अपघटन का नियम का। अब बात करते हैं सेकंड नियम के बारे में, यानी कि फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहले नियम के बारे में अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं दूसरे वाले नियम के बारे में। यानी फैराडे ने जो दूसरा नियम दिया था वो क्या बोला था, देखते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो देखते हैं फैराडे का दूसरा नियम, यानी कि फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहले नियम के बारे में अपन ने बात कर ली, अब जो दूसरा नियम है समान उसी प्रकार है जिस प्रकार वो पहले वाला जो नियम था, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। वहाँ पे अपने इलेक्ट्रोलाइट भी एक ले रहे थे, उसके अंदर करंट भी एक ही प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे क्या मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग ले लिया इस बार, यानी एक ही मान की विद्युत धारा, यानी अगर 2 एम्पियर है मेरे पास तो 2 एम्पियर लेनी है आपको, ठीक है। समान समय तक टाइम अगर 1 सेकेंड इसमें ले रहे हो आप, तो इसमें भी 1 सेकेंड, इसमें भी 1 ही सेकेंड लेना है। यानी
करंट भी समान होनी चाहिए और टाइम भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से गुजारी जाए, यानी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या हो गए, 2 या 2 से अधिक आ गए। मान लो यहाँ पे 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है मेरे पास, या यहाँ पे 2 लीटर मान लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं है आपके, ठीक है। गुजारी जाए तो इलेक्ट्रोलाइट में से विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। अब देखिए रासायनिक तुल्यांक होता क्या है, मैंने आपको बताया था जो पिछले वाला जो नियम था यानी फैराडे का पहला लॉ, उसके अंदर आया था अपने पास जेड, वो तो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे पूरा टॉपिक, पर बता देता हूँ वहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, यहाँ पे आएगा अपने रासायनिक तुल्यांक, यानी यहाँ पे क्या हट गया मेरे पास, विद्युत हट गया अभी, रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। इसको अपन दर्शाएंगे W से। और द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान तो m यानी मास बराबर रहेगा, मास को अपन m से ही दर्शाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास होगी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर मान लिया, यहाँ पे 2 लीटर मान लिया, यहाँ पे 3 लीटर मान लिया, मान के चलो मैंने। तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, m1 बटे W1 बराबर m2 बटे W2, m3 बटे W3, यानी कि पहले वाला जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें जो द्रव्यमान विमुक्त हो रहा था वो रासायनिक तुल्यांक क्या था, बराबर था। इसके अंदर भी बराबर था, इसके अंदर भी बराबर था। मानिए चलिए यहाँ पे 3 लीटर था, यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, कौन, इलेक्ट्रोलाइट। तो भी आपका द्रव्यमान भाई करंट मेरे पास इतनी जा रही है, यहाँ पे इतनी जा रही है, यहाँ पे इतनी जा रही है, करंट सभी में समान है, इसमें भी समान है, तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो विमुक्त होगा यानी m, वो तो सभी में बराबर ही होगा ना भाई। इलेक्ट्रोलाइट से क्या फर्क पड़ेगा, ज़्यादा या कम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए जो फैराडे ने बोला वो क्या बोला, m1 बटे W1, m2 बटे W2, m3 बटे W3, यानी कि सभी में क्या होगा, बराबर होगा, चेंज नहीं होगा। ये बात ही किसने बोली, फैराडे ने, दूसरे नियम के अंदर। ये नियम अपने इतने ही हैं और इनके जो मात्र को प्रतीक हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं नियम के, और जो पहले वाला जो नियम था उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन फैराडे के नियम के बारे में ही बात करेंगे, और अगले वाले वीडियो के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, और ये एनोड कैथोड भी क्या होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।